नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। रात के 2 बजे का वक्त था। दिल्ली एयरपोर्ट पर घना सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे खुद वक्त भी थम गया हो। मैं कैप्टन आदित्य मल्होत्रा अपने को पायलट अजय के साथ फ्लाइट 307 के टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। यह एक रूटीन दिल्ली से मुंबई की उड़ान थी, या कम से कम होनी तो वैसी ही चाहिए थी। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हवा में महसूस हो रहा था। एक अदृश्य दबाव, एक अनकही बेचैनी। मैंने टर्मिनल के बाहर देखा। ग्राउंड क्रू बिना जरूरत के कोई बात नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स जरूरत से ज्यादा सतर्क लग रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की आशंका उन्हें पहले ही हो। आज कुछ अजीब सा लग रहा है, अजय ने मेरी तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मेरे पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठ रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। गेट नंबर 7 पर बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ यात्री लाइन में खड़े थे, कुछ अपने फोन में गुस्से थे। तभी मेरी नजर उन 3 यात्रियों पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थे। एक बुजुर्ग आदमी नीली शॉल में लिपटा हुआ एकदम स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना कोई पुतलियों के। उसका चेहरा इतना भावशून्य था कि वह किसी मोम की मूर्ति जैसा लग रहा था। थोड़ी दूर एक अधेड़ उम्र की महिला बार बार किसी से फुसफुसाकर बातें कर रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। वह किसी अदृश्य शख्स से संवाद कर रही थी, या शायद खुद से। और फिर वह बच्चा, करीब 10 साल का, पूरी तरह काले कपड़ों में, वह खिड़की के पास खड़ा रनवे की तरफ देख रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके पूरे शरीर की भाषा जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल भी हिला नहीं, जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। बोर्डिंग खत्म हुई और हम विमान में दाखिल हो गए। कुछ ही मिनटों में टेक ऑफ का समय आ गया। मैंने बाहर एक बार और देखा। गेट के पास वही बच्चा अब भी खड़ा था, लेकिन वो तो प्लेन में आ चुका था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत क्रू से पूछा, बोर्डिंग लिस्ट में कोई बच्चा है क्या? एयर होस्टेस स्नेहा ने लिस्ट चेक की और कुछ सेकंड के लिए रुकी। नहीं सर, इस फ्लाइट में कोई बच्चा ट्रेवल नहीं कर रहा। मेरे शरीर में जैसे ठंड सी दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इंजन स्टार्ट किया और प्लेन रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही हमने टेक ऑफ किया, केबिन की लाइट्स एक झपक के लिए बंद हुईं और फिर वापस ऑन हो गईं। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सीटों के बीच से घिसटता हुआ चल रहा हो। मैंने तुरंत केबिन कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर बीच के गलियारे में वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वह एकदम कैमरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था, जैसे वो इंसानी नहीं, किसी दूसरी दुनिया का हो। अगले ही पल लाइट्स दोबारा झपकी और जब वापस आई, वो वहां नहीं था। मेरे गले में सूखापन उतर आया। कुछ तो गलत था, और यह महज शुरुआत थी। अब हम 3000 फीट की ऊंचाई पर थे। बाहर अंधकार इतना घना था, मानो पूरी दुनिया निगल लेना चाहता हो। कॉकपिट में मैं और अजय चुपचाप फ्लाइट सिस्टम्स की निगरानी कर रहे थे, लेकिन मेरा मन अब भी उन्हीं चेहरों में उलझा था। सर, अजय की धीमी आवाज आई। आपने भी वो बुजुर्ग आदमी देखा था ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में वही डर जो शायद मेरी आंखों में भी था। हाँ, देखा था, मैंने धीरे से कहा। लेकिन वो अचानक गया कहां? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर और भी धीमी आवाज में बोला, सर,
मैंने उसे टेक ऑफ से पहले भी देखा था। टर्मिनल के गेट पर वो बस खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर बोर्डिंग के वक्त भी देखा और अब प्लेन में भी, लेकिन लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली। यह अब कोई भ्रम नहीं लग रहा था। मैंने इंटरकॉम ऑन किया। स्नेहा, जरा कॉकपिट में आना। वह कुछ ही सेकंड में पहुंच गई। उसके चेहरे पर भी तनाव साफ था। तुम्हें फ्लाइट के किसी यात्री में कुछ अजीब लगा? मैंने सीधा पूछा। उसने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ सर, वो अधेड़ उम्र की औरत, वो किसी से फुसफुसा रही थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। और एक और बात, मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे सीट नंबर 77C पर एक बच्चा बैठा दिखा था। वह बोली, लेकिन जब मैं दोबारा देखी तो वहां कोई नहीं था। अब मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी केबिन से एक यात्री की घबराई हुई आवाज आई, कोई है यहां? मैंने स्नेहा की तरफ देखा। देखो क्या हुआ? वो दौड़कर बाहर निकली और मैं भी उसके पीछे गया। सीट 23D पर एक आदमी खड़ा कांप रहा था। क्या हुआ सर? मैंने पूछा। वह हकलाया, मैं सो रहा था। अचानक किसी ने मेरा गला दबाया। आंख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन अब भी लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अजय भी आ गया और मेरे कान में फुसफुसाया, सर, ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। हमें इमरजेंसी लैंडिंग पर विचार करना चाहिए। मैं सोच ही रहा था कि तभी पूरा विमान अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड का घना अंधकार। यात्री फुसफुसा रहे थे। घबराहट उनकी आवाजों में साफ थी। फिर अचानक लाइट्स वापस आईं। उसी पल प्लेन के पिछले हिस्से से एक औरत की चीख गूंजी। हम सब भागे। वहां एक महिला यात्री सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से गला दबाया हो। स्नेहा कांपती हुई बोली, ये क्या हो रहा है कैप्टन? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमारी फ्लाइट का समय 9 घंटे का था, लेकिन इन 45 मिनटों में जो घट रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अजय, मैंने कहा, मुंबई ATC से संपर्क करो। हम ये फ्लाइट जल्दी लैंड करेंगे। अजय ने फौरन कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड बाद उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। सर, रेडियो सिग्नल बंद हो गया है। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद मैं गलत सुन रहा था। क्या? हाँ सर। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो। हमारी फ्लाइट अब किसी भी कंट्रोल टावर से संपर्क में नहीं है। एक पल को समय जैसे थम गया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हम 300 फीट की ऊंचाई पर थे, आसमान में, अकेले, किसी भी ग्राउंड कम्युनिकेशन के बिना। और जहाज के भीतर कुछ था, कुछ जिसे हम देख नहीं सकते थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी इंजन से कुछ गड़बड़ सी आवाज आई, कुछ ऐसी जो सामान्य नहीं थी। इंजन! अजय चिल्लाया और हम दोनों एक साथ कॉकपिट की तरफ दौड़े। स्क्रीन पर इंजन के RPM में गिरावट दिख रही थी। हल्की लेकिन साफा दिख रही थी। सर, इंजन फेल तो नहीं हो रहा? अजय की आवाज कांप रही थी। नहीं, मैंने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, लेकिन ये ठीक भी नहीं है। मैंने फौरन अपने अनुभव के आधार पर कुछ कंट्रोल सेटिंग्स चेक की। थ्रस्ट एंड फ्यूल मिक्सचर को समायोजित किया। इंजन की आवाज धीरे धीरे सामान्य होने लगी। शुक्र है, मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ठक ठक। मैंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। कॉकपिट के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। अजय! मैंने उसकी तरफ देखा। स्नेहा! मैंने इंटरकॉम पर पुकारा। कोई जवाब नहीं। स्नेहा, क्या तुमने दरवाजे पर दस्तक दी? फिर भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक अब तेज हो गई थी। सर! अजय की आवाज कंपकपा रही थी। ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है, तो बाहर कौन हो सकता है? मैंने निगलते हुए कहा। कोई नहीं होना चाहिए। धड़ धड़ धड़। अब दस्तक इतनी तेज हो गई कि पूरा कॉकपिट हिलने लगा। अजय ने मेरी बाजू पकड़ी। सर, दरवाजा मत खोलना प्लीज। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया।
एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और फिर हमने उसे देखा। वो वही आदमी था, बूढ़ा, सफेद आंखें, नीली शॉल और उसके शरीर से उठती ठंडी धुंध। लेकिन वो जमीन पर नहीं खड़ा था, उसके पैर हवा में तैर रहे थे। सर, ये इंसान नहीं है। अजय की आवाज जैसे गले में अटक गई। वो हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमकती हुई बेचैनी थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज गहरी गूंजती हुई पूरे कॉकपिट में फैल गई। ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। और फिर वह हवा में घुल गया। हम दोनों पत्थर की तरह खड़े रह गए। तभी प्लेन जोर से हिला, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर चेतावनी दी हो। हमें कुछ करना होगा। मैंने खुद को जबरदस्ती होश में लाया। कॉकपिट के बाहर खड़ा वो भयानक चेहरा, उसकी आंखों की सफेदी अभी भी मेरी आंखों में चमक रही थी और वो आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। मैं हड़बड़ाकर कंट्रोल्स की तरफ दौड़ा। ऑटो पायलट ऑफ था। फ्लाइट अब मैनुअल मोड में थी और ऊंचाई तेजी से गिर रही थी। इंजन की आवाज अब साफ गूंज रही थी। पूरा विमान कांप रहा था। अजय, जल्दी से इंजन स्टेटस चेक करो, मैंने चिल्लाकर कहा। अजय ने तेजी से स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, इंजन नंबर 2 में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और हम तेजी से ऊंचाई खो रहे हैं। मेरे हाथ पसीने से गीले हो गए। फ्लाइट नीचे गिर रही थी बिना किसी साफ वजह के। कोई तकनीकी कारण नहीं दिख रहा था, फिर भी कुछ गड़बड़ थी। मैंने रेडियो उठाया। माय डे, यह फ्लाइट 6E754 है। हम इंजन अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, कृपया संपर्क करें। लेकिन जवाब में सिर्फ सफेद शोर। सर, अजय की आवाज कांप रही थी। कुछ तो है। हमने ब्लैक बॉक्स में किसी की फुसफुसाहट रिकॉर्ड की थी। अब रेडियो भी बंद हो गया। मैंने खुद को मन ही मन समझाया, शायद ये सब टेक्निकल हो। लेकिन फिर मैंने शीशे के बाहर देखा और मेरी सांस थम गई। बादलों के बीच एक बच्चा खड़ा था, हवा में तैरता हुआ। वही बच्चा जो बोर्डिंग लाउंज में था, जिसे मैंने प्लेन में देखा था, लेकिन वो लिस्ट में कहीं नहीं था। उसके होंठ हिले। कैप्टन, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे हाथ कांप गए। सर, हम नीचे गिर रहे हैं, अजय चिल्लाया। मैंने झटपट फ्लाइट स्टेबल करने की कोशिश की। थ्रस्ट, ट्रिम, हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें नीचे खींच रही थी। फिर अचानक फ्लाइट स्थिर हो गई, बिल्कुल शांत। सर, ये कैसे हुआ? अजय की आवाज धीमी और घबराई हुई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों कुछ सेकंड की राहत महसूस ही कर रहे थे कि तभी इंटरकॉम से फुसफुसाहट गूंजी। कैप्टन, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वही आवाज, वही बूढ़ा आदमी। इंटरकॉम बंद हो गया। सन्नाटा। मैंने घड़ी देखी। रात के 3 बजने वाले थे और हमारे पास बहुत कम समय बचा था। चलो, मैंने अजय से कहा और हम दोनों कैबिन की ओर भागे। अंदर का नजारा डरावना था। कुछ यात्री बेहोश पड़े थे, कुछ बुदबुदा रहे थे, कुछ की आंखों में ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकते। स्नेहा हमारी तरफ दौड़ी। कैप्टन, यात्रियों को कुछ हो रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या, लेकिन कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं। बाकी जैसे किसी से बात कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं। मैंने तेजी से चारों ओर देखा। ये कोई साधारण डर नहीं था। और तभी पीछे की सीटों से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। हट जाओ, दूर रहो मुझसे। वह अपनी सीट पर कांप रहा था, पसीने से तरबतर और घबराहट में किसी अदृश्य चीज को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई भयानक चीज उसने देख ली हो। मैंने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह जोर से चिल्लाया, वो आ रही है, वो आ रही है हमें लेने। मेरे शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। कौन आ रही थी? मैं पूछना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे सुन्न पड़ गई थी। तभी पूरे विमान में अजीब सी ठंडक फैलने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच से होकर गुजर रही हो। एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस तो किया जा सकता था पर देखा नहीं जा सकता था। लाइटें एक एक कर टिमटिमाने लगीं, जैसे बिजली अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। सर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अजय घबराया हुआ मेरी ओर झुका। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कुछ और है। कोई श्राप, कोई ताकत इस उड़ान को रोकना चाहती है। मुझे पुरानी कहानियां याद आने लगीं, वो किस्से जो दादी सुनाया करती थीं, जहां आत्माएं यात्राओं को बीच में रोक देती थीं, खोखली दुनिया में फंसा देती थी। एक जोरदार चीख ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। हम भागते हुए उस दिशा में गए। एक यात्री अपने सीट से गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी पूरी ऊर्जा निचोड़ ली हो। यह कौन कर रहा है? स्नेहा कांपते हुए रो पड़ी। मैंने सब कुछ जोड़ने की कोशिश की। हमें इसे तोड़ना होगा, इस चक्र को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और तभी मैंने एक भयानक चीज देखी। विमान की स्क्रीन पर समय उल्टा चल रहा था। अजय, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, घड़ी पीछे जा रही है। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। सर, इसका मतलब, मैंने गंभीर आवाज में कहा, यह विमान हमें किसी और समय में ले जा रहा है। हम फंस चुके हैं, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। उसने मेरा चेहरा देखा, जैसे कुछ कहने को हो। हमें वापस लौटना होगा, मैंने कहा। कैसे? उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। हम टाइम लूप में हैं। हमें फ्लाइट को उसी जगह पर वापस ले जाना होगा जहां से यह शुरू हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट, उसी लोकेशन पर। लेकिन सर, अगर हम लौटे और फिर भी यह श्राप न टूटा? मैंने उसकी आंखों में देखा। तो शायद ये हमारी आखिरी उड़ान होगी। अजय चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों कॉकपिट की तरफ भागे। मैंने रेडियो ऑन किया और अंतिम बार एक संदेश भेजा, अगर कोई हमें सुन रहा है, यह फ्लाइट श्रापित है। हम इसे वापस ले जा रहे हैं। अगर कुछ हो जाए तो हमारी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखिए। मैंने फ्लाइट को मोड़ना शुरू किया। घड़ी अब भी उलटी दिशा में दौड़ रही थी, लेकिन अब मेरे भीतर उम्मीद की एक हल्की लौ जलने लगी थी। अजय की आंखों के नीचे तनाव की गहरी लकीरें थीं। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर मैं टूट रहा था। अजय, मैंने तेजी से कहा, फ्लाइट को धीरे धीरे 180 डिग्री मोड़ो। हमें उसी पथ पर लौटना होगा जहां से हमने उड़ान भरी थी। अजय ने तुरंत नियंत्रण संभाल लिया। विमान धीरे धीरे घूमने लगा। तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने विमान को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की हो। पूरे विमान में कंपन महसूस किया जा सकता था। और फिर एक चीख, लेकिन यह किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज पूरे विमान में गूंज रही थी, गहरी, भारी, भयानक। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आत्मा हमें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। स्नेहा बदहवास हालत में कॉकपिट में घुसी। कैप्टन, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। यात्रियों की हालत बिगड़ रही है। और क्या? मैंने तुरंत पूछा। उसकी आंखों में खौफ था। किसी ने दीवार पर खून से लिखा है, वापस मत जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहां? अजय कांपते हुए बोला। इकोनॉमी क्लास के पीछे टॉयलेट के पास। और कोई यात्री वहां गया ही नहीं। यह अपने आप लिखा गया है। मैंने अजय की ओर देखा। हमें हर हाल में वापस जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। अजय ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और फ्लाइट को और तेजी से मोड़ने लगा। तभी इंटरकॉम अपने आप ऑन हो गया। एक धीमी थरथराती आवाज गूंजी। वही बुजुर्ग आदमी जिसकी सफेद आंखें मैंने पहले देखी थी। तुम समझ नहीं रहे, ये उड़ान अब वापस नहीं जा सकती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आदमी कौन था? क्या ये कोई आत्मा था या समय के पार का कोई प्राणी? मैंने इंटरकॉम बंद कर दिया और पूरे फोकस के साथ विमान को दिल्ली की ओर मोड़ने लगा। और तभी विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्री चीखने लगे, कोई है, कोई मेरे पास खड़ा है, मुझे छोड़ दो। स्नेहा वापस भाग गई। मैं समझ गया अब माहौल अंदर और भी डरावना हो चुका है। फिर एक आवाज
कॉकपिट के बाहर सरसराहट हुई। मैंने और अजय ने एक दूसरे को देखा। दरवाजा लॉक है ना? मैंने फुसफुसाया। हाँ, उसने धीमे से जवाब दिया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। खोलो। यह आवाज किसी यात्री की नहीं थी। यह भारी थी, डरावनी और गूंजती हुई। सर, अजय ने मेरी तरफ देखा। मत खोलना, मैंने स्पष्ट कहा। दस्तक फिर हुई, इस बार और ज्यादा तेज। तुम बच नहीं सकते, ये उड़ान अब हमारी है। इंटरकॉम फिर से ऑन हो गया। कैप्टन, दरवाजा खोल दो। ये एक बच्चे की आवाज थी, वही बच्चा जिसने मुझसे पहले आंख मिलाई थी। मेरा खून जम गया। मैंने पूरी ताकत से विमान को दिल्ली की ओर मोड़ने की कोशिश की। जैसे ही हम उस लोकेशन के करीब पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था, दरवाजे के पीछे की आवाजें और भी तेज हो गईं। लेकिन अब फैसला हो चुका था, या तो हम वापस लौटेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। दस्तकें बंद हो चुकी थीं। इंटरकॉम की आवाज भी अचानक खामोश हो गई थी। लेकिन जो हुआ वह उससे भी ज्यादा डरावना था। पूरी फ्लाइट में एक अजीब भारी सन्नाटा पसर गया। यात्रियों की चीखें, जो अभी कुछ पल पहले तक पूरे केबिन में गूंज रही थीं, जैसे किसी ने एक पल में चुरा ली हो, एकदम थम गई। मैंने कांपते हाथों से इंटरकॉम का बटन फिर से दबाया। स्नेहा, क्या तुम सुन रही हो? मेरी आवाज खुद मुझे कमजोर सी लगी। कोई जवाब नहीं आया। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। तभी इंटरकॉम से एक धीमी, कंपाती, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज उभरी। कई टन या यहां। फिर ट्र, लाइन कट गई। कैमरा ऑन करो, मैंने अजय से कहा। अगले ही पल स्क्रीन पर जो दिखा उसने हमारी रूह को जकड़ लिया। पूरी फ्लाइट में हर यात्री अपनी सीट पर बेहोश पड़ा था, बिल्कुल निढाल, मानो कोई जान ही न बची हो। और स्नेहा, वह बीच में खड़ी थी, मगर उसका चेहरा हमारी ओर नहीं था। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, अजीब सी निश्चलता के साथ। धीरे धीरे वह घूमी। हम दोनों की चीख एक साथ निकली। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, त्वचा जगह जगह से पिघली हुई और आंखें पूरी तरह सफेद, जैसे पुतलियां ही न हो। उसके होठों से खून टपक रहा था, लाल धार सी बहती हुई। तुम वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज में कुछ था, एक भयानक गूंज, जैसे बहुत अंदर से निकल रही हो, लेकिन मशीन जैसी ठंडी। तभी विमान एक झटके से हिला। सर, हमें तेजी से लौटना होगा, अजय चिल्लाया। मैंने तुरंत नियंत्रण अपने हाथों में लिया और पूरी ताकत से विमान को मोड़ा। अब हम दिल्ली के बहुत करीब थे, लेकिन तभी एक अजीब चमक पूरे केबिन में फैली। हर ओर रोशनी की लहर सी दौड़ गई। जब हमने दोबारा देखा तो सभी यात्री अपनी सीटों पर वापस थे और धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगीं। स्नेहा अब सामान्य लग रही थी, मगर वो अचानक बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इंटरकॉम से फिर से आवाज आई, इस बार शांत मगर साफ। अब तुम बच सकते हो। मैंने अजय की ओर देखा। सर, क्या हमने वो श्राप तोड़ दिया? मैंने धीरे से सिर हिलाया। शायद विमान अब नियंत्रण में था। हमने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। फ्लाइट 6754 संपर्क स्थापित हो चुका है, आवाज आई। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। समय अभी भी उल्टी दिशा में चल रहा था। अजय, मेरी आवाज कांप गई। सर, ये कैसे हो सकता है? अजय की आवाज भी डरी हुई थी। हम तो वापस आ चुके हैं, है ना? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। हमने फ्लाइट को उसी पॉइंट पर लैंड करने की कोशिश की जहां से हमने उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मेरी उंगलियां कांपते हुए इंटरकॉम बटन पर पहुंची। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यह फ्लाइट 6754 है। हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांग रहे हैं। क्या आप हमें सुन सकते हैं? कुछ पल तक बस सफेद शोर सुनाई दिया, जैसे रेडियो में सिग्नल न हो। फिर एक आवाज आई, मगर उससे जो कहा गया वह हमारी हड्डियों तक को जमा देने वाला था। फ्लाइट 6754, लेकिन वो तो 20 साल पहले गायब हो गई थी। मैंने यकीन नहीं किया। माफ कीजिए, क्या आप फिर से कह सकते हैं? फ्लाइट 6754
2005 में दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी और फिर अचानक गायब हो गई। कभी ट्रैक नहीं की जा सकी। आप कौन हैं? मैंने अजय की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ थरथरा रहे थे। सर, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमारी लोकेशन स्क्रीन पर वही थी, लेकिन क्या हम अब भी इस समय में थे? तभी विमान में हलचल हुई। यात्री जागने लगे, मगर वे अब कुछ और ही लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, कुछ स्थिर बैठे थे, आंखें शून्य में गड़ी थीं और कुछ घबराकर चारों तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। स्नेहा अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। यहां से निकल जाओ, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मुझे सिहरन सी महसूस हुई। अजय, लैंडिंग गियर खोलो, हमें अभी इस जगह से बाहर निकलना होगा, मैंने आदेश दिया। अजय ने तेजी से बटन दबाए, लेकिन स्क्रीन पर एक ही शब्द बार बार चमक रहा था, एरर, अननोन एयर स्पेस। हम दोनों सन्न रह गए। तभी स्नेहा की आवाज आई, धीमी मगर साफ, कैप्टन। हमने देखा, वह उठ चुकी थी। उसकी आंखें अब भी अजीब लग रही थीं, गहरी, खोई हुई। यह जगह असली नहीं है, यह समय असली नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुम क्या कह रही हो स्नेहा? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। हम फंस चुके हैं, उसने कहा। यह 2025 नहीं है, या शायद यह 2005 है। मेरी सांस रुक गई जब हमने हवा में टर्न लिया था। हमने तब किसी श्रापित रास्ते को पार कर लिया। अब हमें वहीं जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। उसी जगह से फिर उड़ान भरनी होगी, नहीं तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। मैंने अजय की तरफ देखा। वह कुछ बोल नहीं सका। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। वहीं से फिर से टेक ऑफ करेंगे। अजय ने चुपचाप सिर हिलाया और विमान को मोड़ दिया। जैसे ही हम ऊंचाई पर पहुंचे, विमान में फिर से कुछ अजीब होने लगा। यात्रियों की परछाइयां लंबी, डरावनी बन गई थीं। कुछ सीटों पर बैठे लोग धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। तभी विमान के सामने एक आकृति उभरी। वही बुजुर्ग आदमी। अब उसका चेहरा और भी भयानक था। त्वचा सड़ चुकी, आंखें सफेद, और उसकी मौजूदगी पूरे विमान को डरा रही थी। तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, उसकी आवाज पूरे केबिन में गूंजी। तभी विमान हिला, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। सर, कुछ हमें नीचे खींच रहा है, अजय चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें जबरदस्ती नीचे धकेल रही हो। तभी वही रौद्र, खुरदुरी आवाज फिर गूंजी, तुम्हें वापस जाना होगा। जैसे ही हमने अपने पुराने उड़ान पथ को क्रॉस किया, विमान कांपने लगा। इंजन की आवाजें बदल गईं, लाइट्स झपकने लगीं और घड़ी पर नजर गई। समय अब फिर से सही दिशा में चल रहा था। सर, हमने सही रास्ता पकड़ लिया, अजय खुशी से चिल्लाया। लेकिन तभी इंटरकॉम पर एक आखिरी आवाज उभरी, तुम बच सकते हो, लेकिन यह उड़ान फिर से लौटेगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हम जानते थे यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संदेश आया, फ्लाइट 6C754, आप कहां थे? हम आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। मैंने अजय की ओर देखा। हमारे पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। सब कुछ एक अजीब सी चुप्पी में घिरा हुआ था, जैसे कोई बड़े रहस्य को दबाने की कोशिश कर रहा हो। हमने यात्रियों की लिस्ट चेक की और फिर हमें और भी गहरा झटका लगा। वह बच्चा और बुजुर्ग आदमी जो हमारी फ्लाइट में पहले दिखाई दिए थे, कभी हमारी फ्लाइट का हिस्सा ही नहीं थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब हमने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चेक की, तो उसमें केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, एक धीमी, खौफनाक फुसफुसाहट। लैंडिंग हो चुकी थी। इंजन की गड़गड़ाहट अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन वही तेज रफ्तार पर थी, जैसे तूफान में फंसा हुआ हो। जमीन पर हमारा जहाज उतर चुका था, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सा डर अब भी जकड़े हुए था। मैंने यात्रियों को देखा।
वे सीट बेल्ट खोलकर उठ रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उलझन और भय के मिले जुले भाव थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, जैसे वे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वे सचमुच वापस आ गए हैं। अजय ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो शायद मेरे भीतर भी थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। शब्द उसकी जुबान से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हम चुप रहे। यात्रियों को बाहर जाने की अनुमति देने के बाद जब हम फिर से यात्री लिस्ट पर नजर डाली तो एक और गहरा सदमा हमारे सामने था। वह बुजुर्ग आदमी और बच्चा जो हमें फ्लाइट में दिखे थे, उनके नाम तक आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थे। उनके नाम कहीं नहीं थे। यह कैसे संभव है? अजय ने कांपती आवाज में कहा। ये कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता, मैंने धीमे से कहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुरक्षा अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी थी और हमने एयरपोर्ट के अधिकारियों को जो कुछ भी हुआ था वह नहीं बताया। कौन यकीन करता कि हम एक समय के अंतराल में फंस गए थे, कभी 2005 में, कभी 2025 में। हमारी बेचैनी तब और बढ़ी जब हमें ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए बुलाया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने हमें एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बुलाया, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा था। एक टेक्नीशियन ने ब्लैक बॉक्स की ऑडियो फाइल प्ले की। पहले कुछ मिनटों तक बस इंजन की आवाज सुनाई दी, फिर रेडियो पर सामान्य संचार की आवाजें आईं, लेकिन फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। सुरक्षा अधिकारी चौंक गए। ये आवाज किसकी है? एक अधिकारी ने पूछा। अजय और मैं एक दूसरे की ओर देखा। हम दोनों जानते थे कि यह आवाज किसकी थी, लेकिन हम इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकते थे। हो सकता है कोई इंटरफेरेंस हो, मैंने धीमे से कहा, लेकिन खुद मेरी आवाज में भी विश्वास नहीं था। टेक्नीशियन ने सिर हिलाया। यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है कैप्टन, यह आवाज असली है। अचानक कमरे में रेडियो पर कुछ अजीब संकेत आने लगे। कर्कश आवाज, सन्नाटा और फिर वही फुसफुसाहट। क्या यह लाइव रेडियो सिग्नल था? एक अधिकारी ने घबराते हुए पूछा। हां, टेक्नीशियन ने सिर हिलाया। हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई या कुछ इस फ्रीक्वेंसी को बाधित कर रहा है। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा, क्या हम वाकई उस शाप से बच चुके थे, या फिर हम किसी और दायरे में पहुंच चुके थे जहां ये चीजें हमारे चारों ओर थीं, मगर हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। अजय ने धीरे से कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि यह खत्म हुआ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं खिड़की से रनवे को देखता रहा। रात करीब 3 बजे अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। डर के एक अजीब से साए ने मुझे घेर लिया, लेकिन फिर भी मैंने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वही फुसफुसाहट आई। क्या तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? मेरी सांसें थम गईं। तुम्हारी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई। कॉल कट गई। मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मैंने फोन नीचे रखा और तभी दरवाजे के बाहर हल्की दस्तक सुनाई दी। टॉक टॉक टॉक। मैं डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर दरवाजे के नीचे झुकते ही मुझे किसी के पैरों की छाया दिखी। कोई वहां खड़ा था। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे दरवाजे के पास से एक अजीब सी सांस की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखा तो मेरी चीख निकल गई। होटल के ठीक सामने रनवे पर वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी सफेद आंखें मेरी खिड़की की ओर घूर रही थीं। उसके पीछे घना कोहरा उठ रहा था और फिर वह अचानक गायब हो गया। मैं बिस्तर पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। यह खत्म नहीं हुआ था। यह उड़ान फिर से वापस लौटने वाली थी। रात का माहौल भारी था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान मचा हुआ था। फोन पर सुनी गई फुसफुसाहट अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई। यह वाक्य मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर अब कुछ नहीं था, न वह बुजुर्ग आदमी, न कोहरा, लेकिन मेरा डर जस का तस था।
मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्या मुझे किसी को बताना चाहिए, क्या होटल स्टाफ को बुलाऊं? फिर वही सवाल मन में गूंजा, अगर कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जब मैंने दरवाजे के नीचे झांक कर देखा तो वही परछाई, वही धुंधली आकृति दिखाई दी। किसी के पैरों की छाया अभी भी वहां खड़ी थी। सब कुछ जैसे थम गया था। ऐसा लगा जैसे कोई बस वहां खड़ा हो, सांस तक नहीं ले रहा हो। मैंने एक लंबी थरथराती सांस ली और दरवाजे को बहुत हल्के से धीमे धीमे खोला। बाहर देखा, कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन कुछ तो अजीब था, अंधेरा। यह होटल का प्रीमियम सेक्शन था, जहां हमेशा हल्की गर्म पीली रोशनी रहती थी, एक सुकून देने वाली चमक। पर इस वक्त जैसे किसी ने पूरे फ्लोर से बिजली ही काट दी हो। अब बस झिलमिलाती सी लाइटें थीं, जो इतना भर उजाला दे रही थीं कि चीजें धुंधली अधूरी दिखाई दें। मैंने एक कदम बाहर रखा। मेरी परछाई मेरे ही सामने कांप रही थी। चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, इतना ठंडा जैसे बर्फ की सिल्ली छू गई हो। मैंने झट से ध्यान दिया। कमरे के अंदर ऐसी तो चल रहा था, लेकिन इस गलियारे में तो कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर यह हवा आई कहां से? तभी कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत पास, मेरे कान के बिल्कुल करीब सांस ले रहा हो। एक बेहद ठंडी सिहरन भरी सांस मेरे कान को छूती हुई। क्या? मेरे होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। झुरझुरी पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, मगर मेरी धड़कनों की आवाज अब कानों में गूंज रही थी। कमरे का दरवाजा अब भी आधा खुला था। मैंने तेजी से उसे बंद किया और पीठ दरवाजे से टिकाकर खड़ा हो गया। मेरे सीने से ऐसे धड़कनें निकल रही थीं जैसे कोई अंदर से बाहर भागना चाहता हो। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने खुद से फुसफुसाया। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर बिना किसी के छुए टीवी चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ काले और सफेद दाने, जैसे पुराने टीवी में सिग्नल न मिल रहा हो। मगर आवाज, वह धीमे धीमे तेज हो रही थी। कोई अस्पष्ट सी गूंज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने कांपते हाथों से रिमोट उठाया और टीवी बंद करने के लिए बटन दबाया। कोई असर नहीं। फिर से दबाया, फिर भी कुछ नहीं। अब आवाज थोड़ी साफ हो गई थी। कैप्टन। रिमोट मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सांस रुक गई। कैप्टन, तुम्हारी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने यह आवाज पहले भी सुनी थी, फोन पर, मगर अब यह और गहरी थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो, मेरे कान में बोल रहा हो। मैंने खुद को मजबूत किया, धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन टीवी स्क्रीन पर अब भी वही दाने चल रहे थे। और फिर उनमें एक चेहरा उभरा, एक बुजुर्ग आदमी, आंखें पूरी तरह सफेद। उसकी नजर सीधे मेरी ओर थी। फिर उसके होठ हिले। तुम बच नहीं सकते। मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर बर्फ जैसे हो चुके थे, कांपते हुए। अचानक टीवी से एक तेज कर्कश आवाज आई और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। मैं पसीने से तरबतर था। अब कोई शक नहीं रहा, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं तेजी से कमरे से निकला और रिसेप्शन की तरफ भागा। रिसेप्शन पर एक जवान लड़का खड़ा था, जो मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मैंने लगभग हांफते हुए पूछा, यहां इस होटल में कभी कुछ अजीब हुआ है? वह थोड़ा घबरा गया। नहीं सर, ऐसी कोई बात तो नहीं सुनी हमने। तुमने कभी एक बुजुर्ग आदमी को देखा है, सफेद आंखों वाला? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें एक पल को उनमें कुछ था, जैसे कोई पुराना डर छुपा हुआ। सर, आप शायद थक गए हैं। कभी कभी नींद की कमी में ऐसा लग सकता है। मैं जानता था वह झूठ बोल रहा है। उसकी आवाज, उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं कि वह कुछ जानता है, पर बताना नहीं चाहता। मुझे लगा अब जवाब होटल में नहीं मिलेंगे। मैंने तय कर लिया, एयरपोर्ट जाना होगा। सुबह के 4 बजे थे जब मैं कैब लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। रनवे पर लाइट्स जल रही थीं।
पर माहौल कुछ अजीब था। हमेशा हलचल से भरा यह स्थान आज अस्वाभाविक रूप से शांत था। मैं सीधा कंट्रोल रूम की ओर गया। अंदर अजय बैठा था, अकेला, चेहरा गंभीर, आंखें कहीं खोई हुई। मुझे देखते ही वह खड़ा हो गया। सर, आपको भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है ना? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। यह सब खत्म नहीं हुआ अजय, हमें कुछ करना होगा। अजय ने बिना कुछ कहे इशारा किया कि मैं उसके साथ चलूं। हम कंट्रोल रूम के एक कोने में पहुंचे जहां पुरानी रिकॉर्डिंग्स रखी जाती थीं। मैंने कल रात की कुछ फुटेज चेक की, अजय ने कहा। आपको कुछ दिखाना है? उसने कंप्यूटर चालू किया और एक वीडियो फाइल खोली। स्क्रीन पर वही फ्लाइट दिख रही थी, दिल्ली से मुंबई की, टेक ऑफ से ठीक पहले की फुटेज। फिर वीडियो में अचानक एक सीट जो खाली थी, वहां कोई बैठा दिखाई दिया। वही बुजुर्ग आदमी, सफेद आंखें। कुछ सेकंड बाद वीडियो ब्लर हो गया और जैसे ही तस्वीर फिर साफ हुई, वो आदमी गायब था। मैंने अजय की ओर देखा, वह भी मुझे ही देख रहा था। उसकी आवाज थरथरा रही थी। सर, ये चीज हमारे साथ ही थी, शायद अब भी है। मेरी सांसें तेज हो गईं। हमें कुछ करना होगा अजय, मैंने कहा, इससे पहले कि यह हमें कहीं और ले जाए। वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सर, ये उड़ान कहीं और जा रही है और शायद हमें भी साथ ले जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वो सही कह रहा था? मेरे अंदर एक गूंज उठी। मेरी आंखों के सामने वो टीवी स्क्रीन, वो चेहरा, वो फुसफुसाहट घूमने लगी। तुम बच नहीं सकते। मैंने खुद को संयत किया और कहा, हमें और सबूत चाहिए, सिर्फ ये फुटेज काफी नहीं है। हमारे पास फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स है क्या? अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ है, लेकिन उसे देखने की अनुमति नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा, हमें देखना होगा। कुछ है जो हमसे छिपा हुआ है। अजय ने मेरी आंखों में देखा, फिर चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें कंट्रोल टावर के पुराने। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी कंट्रोल रूम की दीवारों में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे हवा खुद कोई संदेश लेकर आई हो। सेक्शन में जाना होगा, अजय ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी उस विचार से सहमा हुआ हो। मैंने घड़ी देखी, सुबह के ठीक 5 बजने वाले थे। एयरपोर्ट पर हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। कोई अदृश्य दबाव, एक भारीपन, जैसे हमें कोई देख रहा हो। हम कंट्रोल टावर के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। यह हिस्सा अब प्रयोग में नहीं था। दरवाजों पर जंग लगी थी, दीवारें धूल से अटी पड़ी थीं और फर्श में गहरी दरारें थीं जो समय की कहानियां बयां कर रही थीं। हर कदम के साथ सन्नाटा और घना होता गया। अजय ने एक कोने में पड़ी पुरानी अलमारी खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर भीतर से एक छोटा धूल भरा ब्लैक बॉक्स निकाला। यह हमारी फ्लाइट का है, उसने कहा और मेरे सामने रख दिया। मैंने जल्दी से उसे टेबल पर सेट किया, अपना लॉगिन डाला और डेटा को अनलॉक किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मेरी सांसें थम गईं। पहले कुछ मिनट सामान्य थे। टेक ऑन ऑफ के दौरान की चेकलिस्ट, कॉकपिट की बातचीत, सब कुछ वैसा ही जैसा हर दिन होता है। लेकिन फिर लगभग 30 मिनट बाद रिकॉर्डिंग में अचानक एक विचलित करने वाली गड़बड़ी आई। एक धीमी मगर अस्वाभाविक आवाज रिकॉर्डिंग में उभरी। कैप्टन, मेरे हाथ बर्फ जैसे हो गए। ये वही आवाज है, मैंने फुसफुसाया। फिर कुछ अस्पष्ट शब्द उभरे, यह उड़ान कभी नहीं पहुंचेगी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं अपनी ही आवाज सुन रहा था और को पायलट की भी, लेकिन उस बातचीत के पीछे अब एक धीमी सरसराती आवाज लगातार गूंज रही थी। तुम्हें बुलाया गया है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। रिकॉर्डिंग वहीं कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, चेहरा पीला। सर, ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ नहीं बोला। सच कहूं तो मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। यह सब किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रहा था, लेकिन यह मेरी हकीकत थी। अचानक कमरे
की लाइट झपकी। एक ठंडी हवा का झोंका हमारे बीच से गुजरा, जैसे किसी ने हमारे बीच से होकर रास्ता बनाया हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बिना कुछ कहे मैंने ब्लैक बॉक्स बंद किया और उठ खड़ा हुआ। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। हम तेजी से पुराने कंट्रोल टॉवर से बाहर निकले। जैसे ही गलियारे में पहुंचे, मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मैं जानता था कोई हमें देख रहा था। अजय की आवाज पीछे से आई, घबराई हुई। सर, हमें यह किसी को बताना चाहिए, यह हमारे बस का नहीं है। मैंने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पहले हमें समझना होगा कि यह सब हो क्या रहा है। हम दोनों जल्दी से एयरपोर्ट के मुख्य सेक्शन की ओर लौटे। मेरा दिमाग खाली था, जैसे कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं बची थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, फिर से उड़ान भरो, सच का सामना करो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या हुआ सर? अजय ने मेरे चेहरे पर उतरते रंग को देखकर पूछा। मैंने उसे मैसेज दिखाया। वह चौंक कर पीछे हट गया। ये किसने भेजा? नहीं पता, मैंने कहा। कोई नंबर नहीं दिख रहा। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अजय ने धीमे से कहा, सर, अगर हमें जवाब चाहिए तो शायद हमें वही करना होगा जो यह चाहता है। मैंने उसकी ओर देखा। क्या हमें वाकई फिर से उड़ान भरनी चाहिए? क्या मेरे पास कोई और विकल्प था? ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। आज रात हम फिर उड़ान भरेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या है। रात फिर आ गई थी। पूरे दिन मैं इसी सोच में डूबा रहा कि क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मैं वाकई फिर से उड़ान भरने जा रहा उस फ्लाइट पर जिसने पिछली बार हमें वो अनुभव दिया था। एयरलाइन ने मुझे अगली सुबह की एक फ्लाइट दी थी, लेकिन मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसी रात एक इमरजेंसी टेस्ट फ्लाइट की अनुमति ले ली। इस बार मेरे साथ बस अजय था। मैं जानता था कि वह समझता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। रात के ठीक 4 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे। टर्मिनल लगभग खाली था। रनवे के किनारे खड़े जहाज अंधेरे में भूतिया आकृतियों की तरह लग रहे थे। जैसे ही हम अपनी फ्लाइट की ओर बढ़े, मुझे फिर वही एहसास हुआ, कोई हमें देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा। सिर्फ कुछ तकनीशियन और ग्राउंड स्टाफ थे। सर, अजय ने धीमे से कहा, क्या आपको भी कुछ अजीब लग रहा है? मैंने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। हमें यह करना ही होगा। हम दोनों कॉकपिट में दाखिल हुए। मैंने गहरी सांस ली और चेकलिस्ट पर ध्यान केंद्रित किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं होती, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति की होती है। इंजन स्टार्ट हुआ। हम धीरे धीरे टैक्सीवे की ओर बढ़ने लगे। अजय कंट्रोल टॉवर से संपर्क कर रहा था। मैं सभी गेज और उपकरणों की निगरानी कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी जो कम नहीं हो रही थी। हमने रनवे पर प्रवेश किया। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। तभी मेरी नजर विंडशील्ड के पार गई। वह बच्चा, फिर से वही बच्चा, रनवे के किनारे खड़ा था, उसी तरह जैसे पिछली बार वो बोर्डिंग लाउंज की खिड़की से बाहर देख रहा था। सर, अजय की आवाज में घबराहट थी। वो बच्चा फिर आ गया। मेरी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ध्यान मत दो, मैंने कहा। टेक ऑफ पर फोकस करो। इंजन की गति बढ़ी और कुछ ही पलों में जहाज हवा में था। नीचे सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन उस बच्चे की छवि, वो मेरे दिमाग में अब भी वैसी की वैसी छपी हुई थी। हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। मैंने सिस्टम्स की जांच की। सब कुछ सामान्य था। तभी केबिन लाइट्स झपकने लगी। मैंने अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरी आंखों में भी था। रात का सन्नाटा था। जहाज के भीतर सिर्फ मशीनों की हल्की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। जब अचानक रेडियो में एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे कोई टूटी हुई फ्रीक्वेंसी पर कोई शोर कर रहा हो। फिर एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते। मैंने चौंक कर रेडियो के नॉब्स घुमाए, फ्रीक्वेंसी बदली, वॉल्यूम कम किया, लेकिन वो आवाज नहीं रुकी। मेरे को पायलट अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं।
सर, ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि जहाज अचानक बुरी तरह हिल गया। ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया और इंजन से एक अजीब धड़धड़ाती हुई आवाज आने लगी, जैसे कोई मशीन खुद को तोड़ रही हो। कंट्रोल संभालो, मैंने चिल्लाया। हम दोनों ने सीट में कसकर बेल्ट बांधी और पैनल के स्विच चेक करने लगे। तभी मेरी नजर को पायलट की सीट के पीछे गई। वहां कोई बैठा था, एक बुजुर्ग आदमी, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे पुतलियां ही नहीं थीं। वो मुझे घूर रहा था। मेरी सांसें रुक गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय, वहां देखो, मैंने कांपती आवाज में कहा। अजय ने उधर देखा और जैसे उसकी आत्मा ही शरीर से निकल गई हो, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो आदमी। सर, फिर अचानक लाइट्स झपकी और दोबारा जली, लेकिन अब वो आदमी वहां नहीं था। हमें लैंड करना होगा अभी। अजय की आवाज कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया और कंट्रोल टॉवर से संपर्क करना चाहा, लेकिन जैसे ही नेविगेशन पैनल की ओर देखा, मेरे हाथ रुक गए। स्क्रीन पर दिखा, हम जिस दिशा में उड़ रहे थे वो दिल्ली या मुंबई नहीं थी। हम कहीं और जा रहे थे। यह संभव नहीं है, मैंने बड़बड़ाया। नेविगेशन सिस्टम चेक किया तो स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। दिशाएं गायब थीं, जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को मिटा दिया हो। सर, सिस्टम फेल हो रहा है, अजय चिल्लाया। मैंने लैंडिंग की तैयारी की, लेकिन तभी इंजन नंबर 2 बंद हो गया। कॉकपिट हिल उठा। अब जहाज पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर था। तभी वही फुसफुसाती आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल पास से। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पावर चला गया था। पूरा जहाज ब्लैकआउट। बस हमारे डर की आवाजें बची थीं। फिर एक तेज झटका और मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीता। जब होश आया तो चारों ओर घना अंधेरा था। सांसें चल रही थीं, लेकिन हर हरकत पर एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पकड़े हुए थी। कानों में एक तीखी सीटी की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं अभी भी कॉकपिट में था। अजय, मैंने फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश की। कॉकपिट की खिड़की के बाहर घना कोहरा था। यह कैसे हो सकता है? हम तो हजारों फीट ऊपर थे, वहां कोहरा नहीं होता। मैंने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे जान लौटने लगी थी। मैंने सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज कानों में गूंजी, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ठंड मेरे रग रग में दौड़ गई। मैं कांप गया। फिर मेरी नजर को पायलट की सीट पर गई। अजय वहीं था, लेकिन बिल्कुल स्थिर। अजय, मैंने उसे झिझोड़ा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान फैली थी। तुम बच नहीं सकते। ये आवाज उसी के होठों से निकली, लेकिन गूंज हर तरफ से आई, जैसे जहाज का हर हिस्सा बोल रहा हो, नहीं। मैंने चिल्लाया और पीछे खिसक गया। फिर जहाज अचानक बुरी तरह हिलने लगा। इंजन की धड़धड़ाहट अब एक अलग ही भूतिया संगीत में बदल चुकी थी। उस आवाज में चीखों की परछाइयां थीं। बाहर देखो, अजय ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। मैंने डरते हुए खिड़की की ओर देखा। वहां वही बुजुर्ग आदमी था, हवा में तैरता हुआ, बिल्कुल जहाज के साथ। उसकी सफेद आंखें अब मेरे बिल्कुल सामने थीं। मुंह पर अजीब सी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, तुम अब मेरे साथ हो। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। फिर एक जोरदार झटका। मेरी सीट से मैं उछल गया। चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं गिर रहा हूं एक अनदेखी अंतहीन गहराई में। फिर रोशनी हल्की, धीरे धीरे बढ़ती हुई। मैंने आंखें खोली। अस्पताल की छत थी। मैं एक बिस्तर पर था। हाथों में ड्रिप लगी थी। शरीर में दर्द था, लेकिन मैं जिंदा था। कैप्टन राजीव, एक आवाज आई। मैंने सिर घुमाया। एयरलाइन का एक अधिकारी मेरे पास खड़ा था। आपको होश आ गया? शुक्र है, मैं
कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा हुआ था। क्या क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आपकी फ्लाइट क्रैश हो गई थी, उसने गंभीर लहजे में कहा। मेरा दिल रुक गया, लेकिन आप अकेले बचे हैं कैप्टन, कोई और नहीं बचा। मेरी सांस अटक गई। अजय, उसने धीरे से सिर हिलाया। बस आप और एक अजीब बात। क्या? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मुझे एक रिपोर्ट थमाई। फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड्स में एक फुसफुसाहट थी। तुम बच गए, लेकिन अगली उड़ान आखिरी होगी। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, हाथ कांपने लगे। तभी मैंने दरवाजे के पास लगे शीशे में देखा। कोई खड़ा था, वही बुजुर्ग आदमी, और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची या शायद अधूरी कहानी, एक डरावनी उड़ान जो कहीं और ही पहुंच गई। अब सवाल यह है, क्या आप भी कभी किसी ऐसी रहस्यमयी या डरावनी घटना का शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, पर वहां कोई था ही नहीं? अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कहानी अगली उड़ान बन सकती है, अगली आखिरी उड़ान। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई असली सच्ची डरावनी कहानी है जो आपने खुद अनुभव की है, तो आप हमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। शायद अगली बार कहानी आपकी हो। मिलते हैं एक और रहस्यमय और खौफनाक सफर में। तब तक खिड़की के बाहर जरा देख लीजिएगा, कोई तैरता हुआ चेहरा तो नहीं।